तो आपका होमवर्क के क्वेश्चन में एक डाउट है आपके किसी फ्रेंड को कि इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या होगा। तो देखिए क्या होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे की गई है। अच्छा, ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2000 2000 से, और 1 अगस्त 2000 को दी गई प्रीमियम, और 31 मार्च 2001 को है ईयर एंड। यहाँ जो प्रीमियम दी गई वो कितनी दी गई? संदीप गेड़ा, गुड मॉर्निंग। इधर कितनी प्रीमियम दी गई? 6000 प्रीमियम दी गई पर एनम, एनुअल। 6000 प्रीमियम दी गई एनुअल। क्वेश्चन तो बेटा तुम्हें याद होना चाहिए। 6000 प्रीमियम एक महीने की है, एक दिन की है, एक साल की है, ये लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है? वही तो पूछ रहा हूँ, एक साल की है ना, तो वही तो पूछ रहा हूँ, पर एनम है ना। 3 बार पूछने पे बेटा क्लियर हो रहा है, तो टाइम कैसे मैं सॉल्व करूंगा आपका डाउट? आपको डाउट ही पता नहीं है। 6000 पर एनम है। सर बोल रहा है एनुअल है, क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, जवाब कोई और दे रहा है कि एनुअल है, क्या है? तो ये प्रीमियम अगस्त से लेके, अच्छा ये प्रीमियम साल भर की है, मतलब इसका पीरियड खत्म कब होगा? 1 अगस्त 2001 को खत्म होगा। तो ये प्रीमियम 6000 साल भर की है, 12 महीने की है। इसमें कितने महीने इस ईयर को आ रहे हैं? कितने मंथ इस ईयर में आ रहे हैं अगस्त से लेके मार्च? 8 महीने इधर आ रहे हैं और 4 महीने नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं। तो सिंपल सी तो बात है, 8 ईयर की प्रीमियम में से कितनी प्रीमियम इस साल की मान ली जाएगी? 4000। और कितने अनएक्सपायर्ड अगले साल की? 2000। 6000 में से 4000 लेंगे पीरियड में और 2000 लेंगे असेट में, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओपन अनएक्सपायर्ड का मतलब वही होता है, यही वो प्रीपेड। ये 2000 अनएक्सपायर्ड है, मतलब अभी खत्म नहीं हुई, मतलब प्रीपेड है। चलिए आगे चलते हैं। और कोई डाउट? और कोई डाउट? ऑनलाइन वाले बैठो, बच्चों को बताओ, कोई जल्दी डाउट हो तो मैं, टाइम हमारे पास 3 मिनट और बचा है अभी बेच स्टार्ट करने में, इसके पहले पहले हम डाउट क्लियर कर लें। जल्दी से बताओ कोई डाउट हो तो, फेस टू फेस ऑनलाइन दोनों। 3 मिनट और बचे हैं। अच्छा उसके आंसर, क्या कुछ बच्चों ने वो क्वेश्चन भी कर लिया? अच्छा होमवर्क वाला तो कर ही लिया होगा। होमवर्क का तो जो आंसर गिवन है वही आया होगा, गिवन है वही आया होगा। वो लगता है सबने किया नहीं है अभी। तो आप बताइए, तो मैंने क्वेश्चन बताया था एवीएल वाला है ना, वो वाला बचा है ना अभी अपना? एवीएल वाला जो हमने पढ़ लिया था, बेटा पढ़ तो लिया था मुझे पता है। मैंने ये कहा था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उतावले रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सर डिस्कस करें और हम कर डालें। एक दिन में 6 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो 6 कर डालेंगे, और मैं नहीं करता ताकि बाकी बच्चे तकलीफ में ना आ जाए। तो वो एवीएल वाला क्वेश्चन भी कुछ बच्चों ने, देखता हूँ इधर एवीएल वाला बच्चे में, ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछता हूँ एवीएल वाले क्वेश्चन में बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चे, पहले आप लोग को मैं पूछूंगा, बताओ बताओ आंसर क्या आया। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताइए आपका आंसर क्या आया है। आंसर बताना पड़ेगा, यस सर से काम नहीं चलेगा। नेट प्रॉफिट क्या आया, बैलेंस शीट क्या आई, ये फेस टू फेस से बाद में पूछूंगा, मैं पहले ऑनलाइन से पूछ रहा हूँ कि कोई इसमें है क्या। अच्छा सोनाली का आंसर आया है, गलत सही हम देखते हैं, कम से कम आंसर तो दिया बेटा आपने। इदरीस ने भी दिया है आंसर, संदीप कुमावत, सोनाली, सोनाली का आंसर 2 आ गए क्या? नहीं वो सोनाली का आंसर, हाँ सोनाली का आंसर 2 आ रहे हैं। अच्छा आपका 9, ठीक है। प्राची का भी आंसर आ रहा है बेटा। चलो अब मैं बात करता हूँ फेस टू फेस। फेस टू फेस में कितने बच्चों ने बैलेंस शीट टेली हो गई? ढेर सारे हैं यहाँ पर, तो कम से कम काफ़ी है। गुड। तो इसमें से बेटा आप
बताइए नेट प्रॉफिट कितना आया? कितना बोल रहे हैं ये? 19225 क्या नेट प्रॉफिट आया? ये नेट प्रॉफिट आया। ओके, 19225 नेट प्रॉफिट आया। और बैलेंस शीट का आंसर कौन बताने वाला था? आप बताइए। हाँ, कितनी? 27,425। 27,425। ऑनलाइन में बैलेंस शीट का आंसर एक ने भी नहीं दिया, नेट प्रॉफिट सब बता रहे हैं। क्या बैलेंस शीट यही है? आपकी क्या आ रही है? 27। मुझे तो आंसर और लग रहा है। हाँ, हमने ये माना है कि इंटरेस्ट उसी मंथ का उसी मंथ पे हो जाता है। मैं आपकी बात समझ गया। हमें ये मानना है कि जिस मंथ का इंटरेस्ट है वो उसी मंथ पे हो जाता है। तो फिर वो इंटरेस्ट आपने जो आउटस्टैंडिंग लिया है आखिरी महीने का, लास्ट मंथ का 170 वो आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। तो आपका सोच सही मानता हूँ, बिल्कुल आपने सोचा बहुत अच्छा है। लेकिन तो assumption उन लोगों ने लिया है, मैं पेज भी करना चाहता हूँ। तो ये मान लीजिए इंटरेस्ट उस मंथ का उसी मंथ पे हो गया, तो फिर ये आंसर सही है 27425। 27425। अच्छा, बैंक बैलेंस क्या इसमें आंसर बैंक बैलेंस 4105 है? बैंक बैलेंस 4105 आ रहा है क्या? 4905 ये बैंक का बैलेंस है। ठीक है, चलो 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 चलो, अब हम शुरू करते हैं हमारे बाकी बच्चों के लिए जिन्होंने सवाल नहीं किया। चलो, और वैसे मैंने होमवर्क में दिया भी नहीं था। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 8:32, 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं। चलो, हमने क्वेश्चन से डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एवीएल। मैं कॉलम वॉलम नहीं बना रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। ये मैंने बनाया पी एंड एल, टाइम बचाने के लिए फटाफट कर रहा हूँ मैं। और ये मैंने बनाई बैलेंस शीट ऑफ एवीएल। एवीएल एक पर्सन है, उसकी मैंने बनाई है बैलेंस शीट। ये प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये सर्विस सेक्टर का क्वेश्चन है। इसमें ट्रेडिंग नहीं बनेगा बल्कि सिर्फ पी&एल बनेगा। तो ये हो गया पी&एल, ये बन गई बैलेंस शीट। और वर्किंग नोट नंबर 1 एक बनेगा बैंक अकाउंट, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन इसके बैंक के थ्रू रोटेट होते हैं। सब कुछ बैंक के थ्रू ही होता है। क्वेश्चन लिखा है नो कैश इज हैंडल, मतलब कैश अकाउंट बनेगा ही नहीं, एवरीथिंग फ्रॉम बैंक। ये बन गया बैंक अकाउंट। वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 2 किसका बनेगा? बैंक के अलावा वर्किंग नोट है क्या किसी का? वो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट ऑन लोन का वर्किंग नोट बनेगा ना एग्जाम में। तो मैं तो आपको कल क्वेश्चन डिस्कस किया था, सॉल्व तो आज करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें कैपिटल के ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। कैपिटल ट्रांजेक्शन और ड्राइंग बहुत। तो मैं चाहूँ तो वर्किंग नोट नंबर 3 में बना सकता हूँ कैपिटल अकाउंट। क्यों बना सकता हूँ वर्किंग नोट में? क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ बना लिया, कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ बना लिया, ताकि बैलेंस शीट में इतना होच पोच ना हो। क्योंकि कैपिटल में आप ट्रांजेक्शन देखिए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, ओपनिंग बैलेंसेस 0 है, नो ओपनिंग बैलेंसेस, तो नो सिंगल इफेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन न्यूली स्टार्टेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया उसे 20,000 का लोन सैंक्शन हुआ, और हम ये मान रहे हैं कि लोन सैंक्शन होकर डिसबर्स भी हो गया। तो लोन मिला और लोन से बैंक एंट्री होगी, बैंक डेबिट टू बैंक लोन। बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक लोन 20,000, 20,000 बैंक अकाउंट में डेबिट। और बैंक लोन को, अच्छा बैंक लोन अकाउंट में लिख दिया मैंने लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में बैंक लोन अकाउंट। मैंने बैलेंस शीट के कॉलम में लिख दिया 20,000 का बैंक लोन। तो बैंक अकाउंट में डेबिट और बैंक लोन अकाउंट में क्रेडिट, ये हो गए डबल इफेक्ट ऑफ बैंक लोन। इसके बाद इसको 5,000 रुपीज़ फादर से गिफ्ट मिला, वो भी चेक से। जो गिफ्ट मिला है वो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिला है। तो वो मनी जो
प्रोप्राइटर को अपने फादर से गिफ्ट में मिली, उस मनी को वो खर्च नहीं किया, पर्सनल यूज़ नहीं किया, बल्कि वो बिजनेस में ले आया कि बाद में उसने टाइपराइटर 24,000 के खरीदे हैं, मतलब इसी में से खरीदे होंगे। तो 5 की मनी जो फादर से गिफ्ट मिली वो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए मिली थी उसको। लेकिन बिजनेस में फादर नहीं लाए बल्कि ऑनर लेकर आया है, एवीएल लेकर आया है। तो एवीएल एंट्री पास करेगा बैंक डेबिट टू कैपिटल, बैंक में टू कैपिटल। ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिफ्ट फ्रॉम फादर 5000 बैंक अकाउंट में डेबिट और कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक 5000 रुपीज क्रेडिट। ये हो गए डबल इफेक्ट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम फादर। इसके बाद इसने 24,000 के फर्नीचर खरीद लिए, बैंक अकाउंट से क्रेडिट बाय फर्नीचर, फर्नीचर सॉरी टाइपराइटर, टाइपराइटर 24 के परचेस कर लिए टाइपराइटर बैंक अकाउंट से, बैंक अकाउंट से क्रेडिट 24,000 के टाइपराइटर परचेस कर लिए। तो 24,000 ध्यान दे बेटा, बैंक अकाउंट से क्रेडिट और बैलेंस शीट की असेट साइड में टाइपराइटर 24,000 में डेबिट। इसके बाद क्या हुआ अब मुझे याद नहीं, इसके बाद आप बोलिए। इसके बाद का ट्रांजेक्शन क्वेश्चन ने क्या दिया है, ट्रांजेक्शन आप वो पासबुक की डिटेल, उसके बाद पासबुक की डिटेल दी है क्या। सबसे पहले एक्सपेंसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये चेक से पे हुए एक्सपेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये होंगे पीएनएल में डेबिट टू एक्सपेंसेस। 8400 इनर कॉलम में डेबिट, एक्सपेंसेस को हमने पीएनएल के इनर कॉलम में किया डेबिट और बैंक अकाउंट में करेंगे क्रेडिट बाय एक्सपेंसेस। 8400 के एक्सपेंसेस पीएल में डेबिट और बैंक अकाउंट से क्रेडिट, एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट सैलरी टू सेल्फ, खुद को सैलरी दी तो हमने क्या माना था इसको, ड्राइंग बाय ड्राइंग। 4,000 की इसने खुद ने सैलरी उठाई और खुद की सैलरी को ये सैलरी मानता होगा पर हम इसको ड्राइंग मानते हैं, तो बैंक अकाउंट से क्रेडिट और कैपिटल में टू ड्राइंग या सेल्फ सैलरी। 4,000 यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में डेबिट, ये हो गया डबल इफेक्ट ऑफ ड्राइंग। नेक्स्ट मंथली फीस कलेक्टेड, इसको फीस कलेक्ट हुई बैंक अकाउंट में टू फीस 32,700 की फीस मिली तो बैंक अकाउंट में डेबिट और पीएनएल के इनर कॉलम में बाय फीस। इनर कॉलम में क्यों, क्योंकि इसमें फीस जो मिली वो और जो फीस मिलने बाकी है आउटस्टैंडिंग वो जोड़ना बचा है, तो बाय फीस हमने लिख दिया इनर कॉलम में। बजाय कि एक अकाउंट बनाने के मैंने फीस अकाउंट पीएनएल के इनर कॉलम में ही खोल दिया, तो मैंने बैंक अकाउंट में डेबिट किया और फीस को पीएनएल में क्रेडिट किया। नेक्स्ट एग्जामिनेशन फीस कलेक्टेड, इसको मैं लिख देता हूँ पीएल में क्रेडिट बाय एग्जाम फीस। बेटा इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, 4,000 की फीस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैंने इसको ले लिया डायरेक्टली आउटर कॉलम में। तो फीस को मैंने पीएल में किया क्रेडिट और बैंक में किया डेबिट टू एग्जाम फीस। 4,200 की फीस को बैंक में किया डेबिट और पीएनएल में किया क्रेडिट। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया, इसने अपने किसी स्टूडेंट से जिससे उसे 100 रुपीज की फीस लेना बाकी थी, उससे इसने एक बाइसिकल परचेस की, वही वाला क्वेश्चन है क्या। इसने अपने एक स्टूडेंट से 400 रुपए की बाइसिकल परचेस की जिससे उसे 100 रुपीज फीस का लेना बाकी था। मैंने आपको इसकी एंट्री बताई थी, साइकिल डेबिट 400 टू फीस, जिससे फीस लेना बाकी था, अब उससे फीस लेना बाकी नहीं रहा और बचा हुआ अमाउंट उसको बैंक अकाउंट से दे दिया। बैलेंस वॉज पेड, 100 रुपए की फीस उससे एडजस्ट कर ली गई साइकिल के अमाउंट से, जिससे 100 रुपए लेना बाकी था फीस का, उसी से इसने 400 की साइकिल परचेस कर ली और बैलेंस अमाउंट पे कर दिया। ऐसा क्वेश्चन में क्लियर कर लिखा है और ये साइकिल यूज की गई है फॉर इंस्टीट्यूट। तो एंट्री हुई साइकिल डेबिट 400 टू फीस 100 टू बैंक, तो साइकिल में 400 डेबिट होगा, सिंगल इफेक्ट साइकिल में डेबिट, साइकिल बैलेंस शीट में आ जाएगी। तो मैंने बैलेंस शीट में दिखा दी साइकिल ₹400, ये हो गया सिंगल इफेक्ट साइकिल का। अच्छा 100 रुपीज़ क्रेडिट होगा फीस में प्लस 100 रुपीज़ फीस में क्रेडिट, ये साइकिल लिखते हैं।
100 रुपीज़ फीस में क्रेडिट, मतलब फीस बढ़ा दी मैंने, और 300 रुपीज़ बैंक में क्रेडिट, बाईसाइकिल ₹300 हो गए। डबल इफेक्ट ऑफ एंट्री, हमने जो एंट्री पास की उसका हमने पोस्टिंग कर दिया। फिर इसके बाद इसने अपने फ्रेंड को मदद की, इसने अपने फ्रेंड को 1000 रुपये की मदद की, मतलब एक तरह से लोन दिया, उसमें से उससे अभी तक सिर्फ 400 रुपीज़ वापस आया है, 400 रुपये वापस आया है। तो हम नेट से एंट्री पास कर सकते हैं, 1000 उसको दिया और 400 से वापस भी आ गया, या तो 1000 देने की एंट्री भी करें, 400 आने की भी करें, या सिर्फ नेट 600 लोन देने की एंट्री पास कर सकते हैं। तो बाय फ्रेंड्स लोन या लोन टू फ्रेंड, लोन टू फ्रेंड, यहाँ पर 1000 रुपये दिया, उसमें से 400 वापस आ गया, 600 का लोन दिया बैंक अकाउंट से क्रेडिट, और बैलेंस शीट में लोन टू फ्रेंड 400 डेबिट, लोन टू फ्रेंड 400। इसके बाद सॉरी 600 लोन टू फ्रेंड, बैंक अकाउंट में 600 क्रेडिट, लोन टू फ्रेंड में 600 डेबिट। नेक्स्ट 600 पर मंथ ये रहता है फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो बैंक अकाउंट से बाय ड्राइंग 600 इंटू 12 यानी 7200 बैंक अकाउंट से ड्राइंग का क्रेडिट, और कैपिटल अकाउंट में 2 ड्राइंग यहाँ पर 7200 डेबिट, ये ड्राइंग के हो गए, डबल इफेक्ट 7200 600 पर मंथ से। उसके बाद ये इंस्टीट्यूट अपने घर से चलाता है, पर वो घर खुद का नहीं है बल्कि किराए का है। जिस घर में वो रहता है वहीं पर आगे वो चलाता है टाइपिंग इंस्टीट्यूट, और पीछे बैक साइड में वो रहता है, आधे में वो रहता है, आधे में वो इंस्टीट्यूट चलाता है। तो जब जो किराया होगा वो किराया आधा बिजनेस के लिए होगा, आधा पर्सनल होगा। तो बैंक से तो पूरा ही जाएगा ना, तो हम बैंक से तो पूरा ही बाहर कर दे, बैंक अकाउंट में बाय रेंट 600 7200 का रेंट बैंक से पे किया, 600 इंटू 12, बैंक से 7200 पे किया, तो बैंक से तो 7200 क्रेडिट, बैंक से तो 7200 क्रेडिट, और आधा कैपिटल में टू रेंट चलेगा, आधा ऐसा 3600, आधा ड्राइंग मानकर कैपिटल में डेबिट, और आधा खर्च मानकर P&L में टू रेंट 3600। तो हमने आधा खर्चा डेबिट किया P&L में, आधा डेबिट किया कैपिटल में एज ए ड्राइंग, और 7200 बैंक में क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अच्छा अब दिया है आउटस्टैंडिंग, नंबर 1 आउटस्टैंडिंग क्या है, फीस रिसीवेबल 2200, तो फीस रिसीवेबल की एंट्री क्या होगी, फीस रिसीवेबल टू फीस, तो फीस अकाउंट में हमारी इनकम बढ़ा देंगे क्योंकि फीस मिलना बाकी पर है करंट ईयर की, तो प्लस 2200 फीस रिसीवेबल, ये फीस हमने जोड़ दी 2200, P&L में क्रेडिट और बैलेंस शीट में फीस रिसीवेबल करके डेबिट, मर्केंटाइल बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर 2200 को बैलेंस शीट में फीस रिसीवेबल के नाम से डेबिट किया और P&L में इनकम के नाम से क्रेडिट किया, तो हमारी फीस की इनकम हो गई 35,000 फाइनल, टोटल फीस हमारी इनकम में आ रही है 35,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस में 1000 डेबिट, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में एक्सपेंसेस पेबल की लाइबिलिटी क्रेडिट, 1000 के एक्सपेंसेस पेबल, लाइबिलिटी में क्रेडिट, एक्सपेंसेस में डेबिट। उसके बाद खुद को सैलरी 2 महीने की देना बाकी रह गई, ये 2 महीने की सैलरी भी वो ले लेता तो उसको ड्राइंग मानते, नहीं ली तो ड्राइंग नहीं मानेंगे, जब ड्राइंग करेगा अगले साल तब अगले साल ड्राइंग मान लेंगे। ड्राइंग आउटस्टैंडिंग की कोई एंट्री पास कभी नहीं होती, आउटस्टैंडिंग की एंट्री सिर्फ एक्सपेंसिव इनकम की होती है। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, 200 रुपए की स्टेशनरी बच गई, इसी ये जो खर्चे हुए ना, ये खर्चे, इसमें स्टेशनरी का खर्चा भी शामिल है, जब स्टेशनरी खरीदी होगी तो इसी एक्सपेंसेस में शामिल होगी, क्योंकि स्टेशनरी का परचेस बैंक अकाउंट में कहीं अलग से दिया हुआ नहीं है, पासबुक में कहीं दिया हुआ नहीं है कि स्टेशनरी खरीदी, तो मतलब ये जो एक्सपेंसेस हुए 8400 के, इसमें स्टेशनरी की परचेज भी शामिल है, पर इसमें से 200 की स्टेशनरी कंज्यूम होने से रह गई, 200 की स्टेशनरी बच गई, तो क्या एंट्री होगी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट में डेबिट,
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, असेट में डेबिट 200 और एक्सपेंसेस से क्रेडिट 200 की स्टेशनरी कंज्यूम नहीं हुई तो खर्चा कम कर दो, तो एक्सपेंसेस भरा जाएगा 9200 फाइनली। 200 का एक्सपेंस आ गया आउटर कॉलम में, 200 रुपीज हमने एक्सपेंस से कम कर दिया, असेट में बढ़ा दिया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 20% लगाना है, डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगा टू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन टाइपराइटर 4800 लगेगा उस पर, और साइकिल पर 80 रुपीज। ये डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट और असेट से 20% डेप्रिसिएशन दोनों से क्रेडिट। ये वैल्यू बची 19200 और ये डब्ल्यूडीबी बची 320। तो डेप्रिसिएशन को हमने असेट से किया क्रेडिट और पीएल में किया डेबिट 20% से। नेक्स्ट लोन के लिए क्वेश्चन में कहा गया था, ध्यान दें, लोन पीरियड in which loan was due, amount due 1 जनवरी 92 को लोन लिया था, 1 जनवरी 90 से 30 जून 92 तक कोई पेमेंट नहीं हुआ, 6 महीने। मुझे यह लिखना चाहिए था अमाउंट ड्यू के पहले नंबर ऑफ मंथ्स, यहाँ लिखा था नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स, और यहाँ ड्यू और यहाँ इंटरेस्ट। 1 जनवरी से 30 जून तक लोन का सिंगल पेनी भी पे नहीं हुआ, मतलब पूरे 6 महीने 20,000 का लोन ड्यू रहा, क्योंकि 1 जनवरी से 30 जून तक लोन में से 1 रुपये भी पे नहीं हुआ, तो 6 महीने लोन ड्यू रहा 20,000, तो 20,000 पर इंटरेस्ट लगेगा 1200 रुपीज। इसके बाद फिर आया जुलाई मंथ, या मैं पूरा डिटेल लिखूं तो 1 जुलाई 92 से 31 जुलाई 92, ये 1 महीना। 1 जुलाई को 500 रुपीज पे कर दिया गया, 1 जुलाई को 20,000 में से 500 रुपीज पे कर दिया गया, तो लोन 1 महीने मतलब जुलाई महीना 19,500 का लोन ड्यू रहा। तो इस 19,500 पर 12% से 1 मंथ जुलाई मंथ का इंटरेस्ट रहा 195। फिर 1 अगस्त आई, 1 अगस्त से 31 अगस्त 92, 1 अगस्त को फिर से 500 रुपीज पे कर दिया गया। यदि फिर से 500 रुपीज पे कर दिया गया तो लोन बचा 19,000 का लोन ही पूरे अगस्त मंथ ड्यू रहा। इस अगस्त मंथ 1 मंथ इंटरेस्ट आएगा 190। हम ये अज्यूम करते हैं कि जिस मंथ का इंटरेस्ट उसी मंथ पे करते जाएंगे। ऐसे ये मंथ सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, ये सितंबर का 1 महीना, अक्टूबर का 1 महीना, नवंबर का 1 महीना, दिसंबर का 1 महीना, लोन हर महीने 500 से कम होते जाएगा और इंटरेस्ट भी 5 रुपीज पर मंथ कम होते आ रहा है। तो कुल इंटरेस्ट रहा 2295, 2295 का टोटल इंटरेस्ट रहा। ये हम कल भी देख चुके हैं, आज भी मैंने देख लिया, इसको समझाने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। तो 2295 का इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पीरियड में होगा डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ डेबिट और बैंक अकाउंट से बाय इंटरेस्ट 2295 क्रेडिट। ये तो इंटरेस्ट पे हुआ, पर प्रिंसिपल भी पे हुआ है 500 पर मंथ, 500 रुपया प्रिंसिपल भी पे हुआ है पर मंथ। 1 महीने का 500, तो 6 महीने पे हुआ है 500 रुपीज। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने 500 पर मंथ से लोन बाय लोन, बैंक लोन पे हुआ, तो बैंक अकाउंट से 500 पर मंथ करते करते 6 महीने का लोन 3,000 पे हो गया, तो बैंक अकाउंट से क्रेडिट, बैंक लोन पेमेंट हुआ, बैंक अकाउंट से क्रेडिट, और लोन अकाउंट में डेबिट। ये जो लोन अकाउंट है यहाँ डेबिट करेंगे, मतलब लोन 3,000 से कम कर देंगे, लोन रहा 17,000,
3000 का जो बैंक लोन प्रिंसिपल पे हुआ है, क्वेश्चन ने कहा है कि ये प्रिंसिपल है और वो भी 500 रुपये पर मंथ प्रिंसिपल पे हुआ है 6 महीने बाद, तो 3000 का प्रिंसिपल पेमेंट बैंक अकाउंट से क्रेडिट, लोन में डेबिट, लोन बचा 17,000, आउटर में लिख दिया, बस खत्म इन्फॉर्मेशन। एनीथिंग एल्स? बस आप इधर नेट प्रॉफिट निकाल लें, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये नेट प्रॉफिट होगा बैलेंसिंग फिगर 19225, यही आया। ये प्रॉफिट 19225 पीएनएल में डेबिट और कैपिटल में क्रेडिट, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट बना ही रखा है, बाय पीएनएल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 19225। अब इधर आ गई क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाएगी। हम चाहे तो इसको सब कुछ बैलेंस शीट में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ये वर्किंग नोट रिक्वायर्ड नहीं था, आप चाहे तो बैलेंस शीट के एंड कॉलम में सब कुछ कर सकते थे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई? 9425 की क्लोजिंग कैपिटल, ये दिखा दो बैलेंस शीट में, ये कैपिटल 9425 की दिखा दो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दिखा दो कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 3। बस बैंक का बैलेंस निकाल लो बाय बैलेंस सीडी, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 4905, ये बैलेंस यहाँ भी आ जाएगा, और बैलेंस शीट में भी बैंक बैलेंस वर्किंग नोट नंबर 1 4905 का बैंक बैलेंस आ गया बैलेंस शीट में। बस देखिए बैलेंस शीट टेली हो गई होगी, कहा था मैं स्पीड से कराऊंगा। कितना टोटल आया? 27425, 27425, ये रहा टोटल। अल्टीमेटली कितने स्टूडेंट का हमारा ये आंसर सही निकला, बराबर निकला? गुड, ठीक है। हाँ, टोटल गलत लिख दिया क्या? अच्छा मैंने पेंग में लिख दिया क्या? ये बैलेंस का टोटल 27425, 27425 बैलेंस का टोटल, ठीक है। आई होप कि ऑनलाइन से कुछ बच्चों का भी सही रहा होगा। बेटा एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ये इसका जवाब कोई बच्चा देना चाहेगा कि सर इस वर्किंग नोट को बनाना पड़ेगा क्या? बताइए। बेटा मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ, मैं यहाँ आपको जो भी स्क्रीन पर करता हूँ ये सब काहे के लिए करता हूँ? क्या एग्जाम में नहीं करना है तो भी मैं कोई वर्किंग नोट बनवाया आज तक? मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो भी यहाँ कर रहा हूँ एज इट इज आपको एग्जाम में करना है, जो एग्जाम में नहीं करना मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी कभी मैं बताता हूँ वेरिफिकेशन, क्या बोल देता हूँ कि भाई ये एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं है, लिख देता हूँ। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वर्किंग नोट नहीं बनाना? ये क्वेश्चन ही कहाँ से आ गया बेटा? मैं जो वर्किंग नोट बना रहा हूँ वो लिख भी रहा हूँ कि इंटरेस्ट कहाँ से आया, लिखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ यहाँ पर मैं जो करूँगा क्लास में कभी भी वो ऐसी होगी नहीं कि जो आपको एग्जाम ही नहीं करनी, मैं यहाँ करवा रहा हूँ, मैं आपका टाइम वेस्ट क्यों कराऊंगा? आपको फिर एजम्पशन लिखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट पेबल इन नेक्स्ट मंथ, इंटरेस्ट ऑफ करंट मंथ पेबल इन नेक्स्ट मंथ। क्या नोट लगा पाओगे? कि नोट लगाओगे तो फिर कर सकते हो, पर वो समझ सामने वाला समझना भी चाहिए इस चीज़ को, चेक करना वाला। यस, कोई जिसको हमने सैलरी को हमने ड्राइंग मान लिया तो आउटस्टैंडिंग ड्राइंग की कोई एंट्री नहीं होती, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग ड्राइंग की एंट्री नहीं होती। आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि हाँ ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर ये क्या करें, इसको एजम्पशन लगाएं कि बस लिख दें। इसमें मेरा कहना है कि बिल्कुल एक बेसिक सी बात है कि जो ड्राइंग उसने नहीं की, जैसे वो ऑनर बोलता है कि मुझे ड्राइंग करनी है करनी है करनी है, तो हम एंट्री उसकी कुछ नहीं करेंगे जब तक वो ड्राइंग कर न ले। सैलरी उठाता तो ड्राइंग मानते, नहीं उठाई तो मत मानो। तो आउटस्टैंडिंग ड्राइंग की एंट्री हो भी नहीं सकती, क्या करेंगे हम? क्या लिखें एजम्पशन कि आउटस्टैंडिंग ड्राइंग की एंट्री नहीं होती, ऐसा लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इनहेरेंट एजम्पशन है कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं। वो बोलिए। हाउस, हाउस उसी का है, कहा उसी का जाएगा, लेकिन नीचे रेंट भी तो दिया है जिसका वो रेंट पे करता है। हाँ
फिर रेंट क्यों पे कर रहा है? खुद का हाउस है तो खुद के हाउस का रेंट पे करते हैं क्या कोई? आगे रेंट भी तो लिखा है। रहता उसी मकान में रहता है इसलिए खुद का बोल दिया, बाकी है तो किराए का ना। कोई तुम सामने किराए का मकान है, अपन निकल रहे हैं अपने दोस्त को लेके, देखिए मेरा मकान है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? भले किराए पे रहते हो तुम, बोलेंगे तो मेरा ही मकान ना। बेटा कैसी बात करो, आज ये ऑनलाइन वाला बच्चा क्या बोल रहा है, सर एक बार बैंक अकाउंट बता दो। जो बच्चे हमारे क्लास के और आपके फ्रेंड क्वेश्चन करके ले आए उस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया, और आप बैंक अकाउंट भी देखना चाहते हो बेटा अभी भी? बेटा फिर मतलब क्या क्वेश्चन करवाने का? हमारे क्लास के कितने बच्चे तो क्वेश्चन कर लाए, आपके क्लास के भी ऑनलाइन वाले बच्चे होमवर्क से कर लाए, मैंने क्वेश्चन करवा दिया। मुश्किल से 8 आइटम है बैंक अकाउंट में, और आप अब बैंक अकाउंट देखना चाहते हो बेटा, तो सोचो आप कितना मुझ पर डिपेंडेंट हो। कौन सा टाइम वाला एडजस्टमेंट फिर से बता दूं? मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। चलो कल भी मैंने बता दिया बेटा, क्वेश्चन सारा कल डिस्कस हो गया, आज दोबारा बता दिया, अब तीसरी बार बताने के लिए बेहतर होगा कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ ले, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। मुझसे बिल्कुल डाउट पूछे, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन व्हाट्सएप पे पूछ लें, मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया, एविल वाला भी, एविल वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो सिंगुलरिटी में कुल कितने क्वेश्चन हो गए अपने? सिंगुलरिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक कितने हो चुके हैं? अच्छा एवीएल तक हो गया ना अपने? एवीएल तक कुछ नहीं बचा है ना, एवीएल तक तो? अच्छा क्वेश्चन 11 भी हो गया ना? 10 बचा है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम सिंगल एंट्री में, सिंगल एंट्री की नेक्स्ट वैरायटी, एक वैरायटी है सिंगल एंट्री की, वो क्या है जरा देखिए। देखिए बेटा, शॉर्टकट ऑफ नेट प्रॉफिट, शॉर्टकट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इंश्योरेंस वाला पॉइंट प्राची मैंने क्लास के पहले बता दिया। इंश्योरेंस वाला पॉइंट मैंने बता दिया कि 8 महीने की प्रीमियम इस साल की है और 4 महीने की प्रीमियम अगले साल की है। 4,000 इस साल की, 2,000 अगले साल की। शॉर्टकट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन का एक और तरीका। अभी हमको जब नेट प्रॉफिट निकालना होता है ना, तो हमें नेट प्रॉफिट के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पीएनएल बनाना पड़ता है, और पीएनएल बनाने के लिए सेल कई बार नहीं दिए तो सेल निकालो, परचेज नहीं दिए तो परचेज निकालो, एक्सपेंसेस नहीं दिए तो एक्सपेंसेस निकालो, डेप्रिसिएशन निकालो, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, कई सारे एडजस्टमेंट के बाद निकलता है नेट प्रॉफिट। तो वो जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन की हम अभी तक 11-12 क्वेश्चन जो मैंने करवाए, वो सारे जो नेट प्रॉफिट हम निकालते थे बाय पीएनएल, उसको बोलते थे कन्वर्जन मेथड। हम सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करते थे, लेकिन हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की एक शॉर्टकट देख रहे हैं। वो लॉन्ग रूट था, ये शॉर्टकट है। हमें प्रॉफिट कैसे निकालना उसका एक तरीका और है। जब किसी क्वेश्चन में ट्रेडिंग पीएनएल बनाकर प्रॉफिट निकालना संभव ना हो, या उसमें डेटा इस तरह का दिया हो कि उसमें आप पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बना पाओगे, जैसे कि सेल निकालने का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, या परचेज नहीं निकाल सकते, या एक्सपेंस नहीं निकाल सकते। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप ट्रेडिंग पीएनएल के लिए रिक्वायर्ड डेटा आप नहीं निकाल पाओ, तो फिर आपको एक और मेथड है प्रॉफिट निकालने की, दैट इज कॉल्ड कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कैपिटल को कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल लो, बड़ी सिंपल सी मेथड है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन की ओपनिंग कैपिटल हमको गिवन है ₹10 लाख। साल के बिगिनिंग में, साल के शुरू में उसकी कैपिटल थी 10 लाख रुपया, कैपिटल एट द बिगिनिंग 10 लाख, और ईयर एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी कैपिटल बढ़कर 12 लाख रुपीज हो गई, 12 लाख रुपीज हो गई। और ड्यूरिंग द ईयर ना वो कैपिटल एडिशन किया, ना वो कैपिटल लेकर आया था, और नहीं कोई उसने ड्राइंग की थी। बताइए, उसकी कैपिटल 10 लाख से जब वो कैपिटल एडिशन नहीं हुआ,
कोई घर से केबल लेके नहीं आया तो उसकी कैपिटल 10 लाख से बढ़कर 12 लाख कैसे हो गई? 2 लाख से केबल बढ़ गई, किस वजह से? तो 2 लाख रुपीस क्या है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपने, यदि आपके पास दो कैपिटल है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आप नेट प्रॉफिट को उनको कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। तो आप नेट प्रॉफिट तो निकाल लोगे कि प्रॉफिट कितना आया, और ये प्रॉफिट कैसे आया ये पता नहीं पड़ेगा। जबकि हमारी जो मेथड अभी तक थी उसमें प्रॉफिट कितना आता है सिर्फ ये पता नहीं पड़ता, बल्कि प्रॉफिट कैसे आया वो भी पता पड़ता है, प्रॉफिट कितना आया वो भी पता पड़ता है, और हाउ इट हैज बीन अराइव्ड, कैसे आया प्रॉफिट, कितना जीपी आया, कितनी बैड डेट्स है, कितना इंटरेस्ट है, कितनी सैलरीज हैं, कितना डिस्काउंट है, कितने प्रोविजंस हैं, उसके बाद कितना नेट प्रॉफिट है। तो हमें नेट प्रॉफिट ही पता नहीं पड़ता था, बल्कि नेट प्रॉफिट कैसे आया, एक एक आइटम की डिटेल पता होती थी कि नेट प्रॉफिट निकालने में क्या कुछ कितना घटा है, जीपी कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं। लेकिन ये जो शॉर्टकट है इसमें सिर्फ आपको नेट प्रॉफिट का अमाउंट भर पता पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट कितना रहा, कैसे आया पता नहीं पड़ेगा, क्या जीपी था पता नहीं, बजट्स क्या थी पता नहीं, एक्सपेंसेस क्या थे पता नहीं, सैलरी क्या थी पता नहीं, बस प्रॉफिट पता पड़ जाएगा ओपनिंग को कैपिटल को क्लोजिंग से कंपेयर करके। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट ऑफ दैट इज, वो है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। मेथड का नाम है कैपिटल कंपैरिजन मेथड, या आप नोट कर सकते हैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड। जो हम मेथड अब पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट निकालने की, वो है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कैपिटल कंपैरिजन मेथड, ओपनिंग कैपिटल कंपेयर विथ क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल से कंपेयर करके प्रॉफिट निकाला जाए। इन दिस मेथड, आप नोट कर लें, we have to find out opening as well as closing capital by statement of affairs। इसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मतलब हम बनाते हैं इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मतलब बैलेंस शीट जैसा एक स्टेटमेंट। यहां लिखते हैं असेट्स एट करेक्ट वैल्यू, यहां लिखते हैं लाइबिलिटीज एट करेक्ट वैल्यू। असेट लाइबिलिटी लिखने से क्या मिल जाएगा आपको, ये हमारा होगा बैलेंसिंग फिगर, क्या होगी, कैपिटल करेक्ट कैपिटल। हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में असेट लिखेंगे करेक्ट वैल्यूज पर, लायबिलिटी लिखेंगे करेक्ट वैल्यूज पर, तो उससे हमें कैपिटल मिल जाएगी करेक्ट वैल्यू पर, करेक्ट वैल्यू पर कैपिटल। और ये कैपिटल करेक्ट है तो उसको कंपेयर करने से निकला हुआ प्रॉफिट भी करेक्ट है। तो हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालने की चिंता नहीं करना चाहिए थी, हमने करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर करेक्ट बना लिया तो कैपिटल भी करेक्टली निकल गई, और कैपिटल करेक्ट निकल गई तो नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली करेक्ट ही निकलेगा। आपको कुछ अपनी तरफ से अलग उसको प्रॉफिट को सही करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के निकालेंगे कैपिटल, और कैपिटल को ओपनिंग, यदि ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कई बार तो आपको 6 साल का प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन बोलता है 6 साल का प्रॉफिट निकालो। अब 6 साल का प्रॉफिट निकालना है, यदि आप उस मेथड से भिड़ जाओ
ट्रेडिंग P&L से, तो कितने ट्रेडिंग, 6 ट्रेडिंग, 6 P&L, 6 बार ओपनिंग स्टॉक, 6 बार क्लोजिंग स्टॉक, 6 बार सेल निकालनी पड़ेगी, 6 बार परचेज निकालनी पड़ेगी। इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में न दी होगी ना आप एग्जाम में कर पाओगे। तो वहां क्या दिया होगा, 6 साल पहले की असेट और लायबिलिटी और 6 साल बाद की असेट लायबिलिटी। तो क्या कर लोगे, एक स्टेटमेंट अफेयर बना लोगे, ओपनिंग, ओपनिंग मतलब कब का, 6 साल पहले का। एक बना लोगे क्लोजिंग, मतलब कब का, 6 साल बाद का। अब आपके पास ओपनिंग के बेला की 6 साल पहले की, क्लोजिंग के बेला की 6 साल बाद की, उनको कंपेयर कर लो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कितने सालों का, इकट्ठा 6 साल का आ जाएगा। ईयर वाइज पता नहीं पड़ेगा, लेकिन 6 साल का इकट्ठा वेट आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। यदि क्वेश्चन बनाने वाला प्रॉफिट चाहता है 6 महीने का, तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल देगा 6 महीने। यदि चाहता है वो 6 साल का, तो ओपनिंग 6 महीने पहले, 6 साल पहले, क्लोजिंग 6 साल बाद। यदि वो प्रॉफिट चाहता है 1 साल का, तो ओपनिंग मतलब 1 साल पहले, क्लोजिंग मतलब 1 साल बाद। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन बनाने वाले पर इन्फॉर्मेशन क्या दी है। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल लगता हूँ, आप मुझे नेट प्रॉफिट निकाल के बताइएगा। एग्जाम्पल 1, एकदम ही घटिया से घटिया से घटिया से घटिया दूं, हाँ सर वैसा से शुरू करो। फाइंड आउट नेट प्रॉफिट ऑफ 2019-20 कैपिटल ऑन 1st अप्रैल 2019 और कैपिटल ऑन 31st मार्च 2020। ये कैपिटल 84,000 थी और ये बढ़कर 1 लाख रुपीस हो गई। मैंने कहा था शुरुआत तो एकदम ही घटिया से होगी, जिसमें आपको भी रियलाइज हो जाए कि हाँ शुरुआत घटिया से हुई है। सॉल्यूशन, एहसास कराना जरूरी है बच्चों को कि हमारा लेवल कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाते हैं हम। मतलब जाएंगे डाउन, बिल्कुल डाउन टू डाउन डाउन, फिर उससे अपर लेवल जाएंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल कितनी, 1 लाख। इसमें से क्या लेस कर दूं, लेस ओपनिंग कैपिटल ना 84, क्या क्या प्रॉफिट 16,000, सही है ना। लिखने में ही शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, पर बेटा लिख लो, क्योंकि जरा सा मैं अभी 1-2 एडिशन डालूंगा तो आपकी सांसें उखड़ने लगेगी, ऊपर नीचे हो जाओगे, सर क्या हो रहा है, बहुत टफ हो गया। इसलिए मैंने शुरुआत बिल्कुल जीरो से की। एग्जाम्पल सेकेंड, ये लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं, लिख लिया हो तो आगे बढ़ूं। अब मैं आपको ड्राइंग भी देने वाला हूं। अब मैं एक काम करूं, पहले समझा ही दूं, कहाँ आपको सुबह सुबह मुसीबत में डालूं पूछ के, कि मैंने ड्राइंग भी दे दी तो फिर प्रॉफिट कैसे निकालोगे। कहाँ से उखड़ने लगेगी आप लोगों की, ड्राइंग को मैंने एडिशन भी दे दिया तो, कि केबल एडिशन भी रहा और ड्राइंग भी रही, तो फिर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, दे दूं। हिम्मत है कि हमेशा की तरह डरपोक हो। अच्छा आज हिम्मत कहाँ से आ गई, रोज तो हाथ खड़ा करने में 4-5 बच्चे 15 बच्चों के अलावा कोई हाथ खड़ा नहीं करता है। देखते हैं आज नेट, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट ऑफ 2019-20 कैपिटल 1st अप्रैल 2019 रुपीज 1 लाख, कैपिटल 31st मार्च 2020 कैपिटल 1,10,000, ड्राइंग ड्यूरिंग 2019-20 30,000 और कैपिटल एडिशन ड्यूरिंग 2019-20 5,000। ये मतलब आपका पुराना कोई रटा हुआ है। आपके जो अकाउंट्स में ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ये क्वेश्चन आता था, तभी मैं कहूँ कि इतनी जल्दी आपका सब बच्चों का और वो भी सारे बच्चों का कैसे आ गया, मतलब ये आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ था, फॉर्मूला है। हाँ मतलब वही तो बोलो, फॉर्मूला है मतलब कहीं की तो पढ़ा ना फॉर्मूला आपने। अच्छा मतलब ये आपका नॉलेज लेवल है।
फॉर्मूला नहीं है, क्या बात है। अच्छा बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, अब मैं समझा रहा हूँ जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आया, और मैं जानता हूँ वो क्वांटम काफ़ी बड़ा है कि सर ये भी बताओ, बिल्कुल बताना चाहिए, तो मेरे लिए बिल्कुल आपके लिए नई चीज़ है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशन माइनस ड्राइंग से आती है क्लोजिंग कैपिटल, जो 1,10,000 है। देखो, तो आज लिखते हुए समझ में आएगा शायद, जिसको भी लिखना है वो लिख लो। मतलब क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशन ऑफ कैपिटल माइनस ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, इससे आती है क्लोजिंग कैपिटल। अब यदि इसमें जो ड्राइंग घटी हुई है, मैं उसमें वो ड्राइंग ऐड कर दूं, ऐड ड्राइंग कर दूं, जो कि कितनी है? ड्राइंग कितनी है? 30,000। और जो एडिशन जुड़ा हुआ है, यदि वो एडिशन लेस कर दूं, लेस एडिशन टू कैपिटल, तो बताओ, मैं अमाउंट में नहीं पूछ रहा हूँ, टैक्स में पूछ रहा हूँ, बताओ ये क्या आ जाएगा? ऐसा करने से क्या बचा बताओ यहाँ पर? ध्यान से देखें, और वो बच्चे प्लीज 2 मिनट वेट करें जिनको पहली समझ में आ गया, जिनको पहले ही आ गया, जो जानते हैं, जिनका आंसर आ गया, जो बहुत समझते हैं। अच्छा, मैं उनसे रिप्लाई नहीं चाहता हूँ, मैं रिप्लाई उनसे भी चाहता हूँ जो थोड़े स्लो लर्नर हैं, जिनको थोड़ा समझ में धीरे आता है, बाद में आता है, और मैक्सिमम बच्चे उसी कैटेगरी के होते हैं। यदि ओपनिंग केबल में नेट प्रॉफिट जोड़कर, एडिशन जोड़कर, ड्राइंग घटाकर क्लोजिंग आता है, तो यदि मैंने क्लोजिंग केबल में से जो ड्राइंग घटी हुई थी वो जोड़ दी, और जो एडिशन टू केबल घटा जोड़ा हुआ था वो घटा दिया, तो अब क्या बचा भाई? अब तो बोल दो, अब तो सीधा दिख रहा है सामने, क्या बचा? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट बचा। कितना बचा वो? जो भी बचा। अब इसमें से यदि मैं ओपनिंग केबल भी घटा दूं, इसमें से ओपनिंग केबल भी घटा दूं, ओपनिंग केबल 1,00,000 भी घटा दूं, तो क्या बचा बताओ? अब क्या बचा? नेट प्रॉफिट बचा। वही तुमको निकालना है। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 35,000। तो ड्राइंग जो घटी हुई थी वो जोड़ दी, एडिशन जो जुड़ा हुआ था वो घटा दिया, तो बचा ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट। इसमें ओपनिंग भी घटा दिया मैंने, तो क्या बचा? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट बनाकर ओपनिंग क्लोजिंग केबल को कंपेयर कर कर, और हमने उसके लिए बनाया स्टेटमेंट। ये हमने प्रॉफिट निकाला है थ्रू स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल कंपैरिजन। हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया, बल्कि एक रफ में स्टेटमेंट बनाकर नेट प्रॉफिट निकालिए, दैट इज 35,000। क्या इसका और रिहर्सल प्रैक्टिस कराऊं? अरे शर्मा मत, नहीं आता है तो अपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या है ये बहुत ही, मतलब इसकी प्रैक्टिस एग्जाम्पल और लूँ? नहीं जरूरत है? ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम स्टेटमेंट, मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट कैसे बनता है इस चैप्टर में, इसमें नेट प्रॉफिट, इसमें हम लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल वो 6 साल बाद की है या 1 साल बाद की, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड। वो पीरियड 6 महीना है, 6 साल है, 1 साल है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। मैंने ड्राइंग जोड़ी क्यों? क्योंकि ड्राइंग क्लोजिंग केबल में घटी हुई थी, इसलिए मैंने जोड़ दी। लेस क्या करूं इसमें से? कैपिटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल एडिशन इफ एनी ड्यूरिंग द पीरियड, ये मैंने लेस कर दिया। क्लोजिंग केबल में ड्राइंग घटी हुई थी, जोड़ दी, कैपिटल जुड़ी हुई थी, एडिशन जुड़ा हुआ था, वो घटा दिया। तो अब बचा ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट। इसमें से मैंने ओपनिंग भी घटा दिया, लेस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल भी घटा दी, तो ये बचा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। वो पीरियड 6 महीना, 6 साल, 1 साल जो है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड।
ओपनिंग क्लोजिंग केबल में गैप 6 साल का है तो ये प्रॉफिट भी 6 साल का होगा। ओपनिंग क्लोजिंग केबल में गैप 1 साल का है तो प्रॉफिट भी 1 साल का। ये गैप 1 महीने का तो प्रॉफिट भी 1 महीने का। यह है स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट का फॉर्मेट। इस तरह से आपको बगैर ट्रेडिंग पील बनाए प्रॉफिट निकालने का जो शॉर्टकट है वो है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर इसमें कैपिटल निकाली जाती है और कैपिटल को कंपेयर करके बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पर हमें स्टेटमेंट तो लास्ट में बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल निकालना, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालना। उसके लिए हमें चाहिए कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, हमें नॉलेज होना चाहिए बैलेंस शीट का। जैसे कि बैलेंस शीट में स्टॉक किस प्राइस पे आना चाहिए, बैलेंस शीट में स्टॉक किस प्राइस पे आना चाहिए, कॉस्ट पर। और क्वेश्चन में दिया है सेल प्राइस पर, तो क्या करोगे? सेल प्राइस पे स्टॉक दिया है तो उसमें से जीपी रेट जो दी है वो घटाकर उसको कॉस्ट पे ले आओ, कॉस्ट पे रख दो बैलेंस शीट में। यदि फिक्स्ड एसेट दी है आफ्टर बिफोर डेप्रिसिएशन तो क्या करो? उस पर अप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन लगाकर उसकी डब्ल्यूडीवी निकाल लो, सही डब्ल्यूडीवी रख दो बैलेंस शीट में। डेटर के अंदर कुछ मिस्टेक दी है, डेटर में कुछ गलतियां दी है, कुछ एडजस्टमेंट दी तो उसको ठीक कर लो। तो ऐसा करके आपको करेक्ट बैलेंस शीट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर करेक्ट बनाना है, असेट लायबिलिटी को सही वैल्यू पे लिखना है ताकि केवल सही निकल जाए। ठीक है, तो अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, आपको एक एग्जांपल से शुरू करूं। बहुत इजी चैप्टर है, क्वेश्चन भी मेरे पास इजी वाले हैं, पर जैसे एग्जांपल से हमें ज़्यादा समझ में आ सकता है, पर जो क्वेश्चन उससे ज़्यादा बेहतर एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि या फिर एडजस्टमेंट नंबर 1, जैसे ऐसे लिखो एडजस्टमेंट नंबर 1। क्या ये लिखा हूँ, इफ स्टॉक इज गिवन एट सेल प्राइस देन व्हाट वी हैव टू डू। यदि स्टॉक सेल प्राइस पे दिया हुआ है तो क्या करना चाहिए? कॉस्ट पर लाना चाहिए। लिखवा दूं क्या अभी? ये साहब बोलो, कंफर्म बोलो, नहीं जरूरत है? अच्छा, हाँ, अच्छा, उसके बाद एडजस्टमेंट 1, फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, purchased on 1st April 2018। ये है 80,000, तो यहाँ दी है यहाँ पर दी है और यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। full year depreciation। Find out WDV for 31st March 2019 एंड 31st मार्च 2020 के लिए निकालनी है WDV। क्योंकि हमें मार्च 19 और मार्च 20 की बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, उसमें ये फिक्स्ड एसेट रखनी है WDV पर। तो हमें फिक्स्ड एसेट को क्या WDV पर रखना है 31 मार्च 19 को और 31 मार्च 20 को, क्या आपको निकालना है।
19 की तो निकल जाएगा इजीली। ये भी बहुत टफ कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा। तो ये 11-12 लेवल का क्वेश्चन है। बेटा बच्चे ने आंसर निकाल दिया, बोले सर साइड ऊपर, साइड ऊपर। अब क्या करूं बेटा, सब तो दिखाई दे रहा है, आंसर निकल गया बच्चों का। और स्टूडेंट अभी रिप्लाई में सिर्फ अनवीक का मतलब रिप्लाई आया है, वो भी क्लोजिंग के लिए, ओपनिंग का तो सभी दे रहे हैं, क्लोजिंग का कोई नहीं बता रहा ऑनलाइन में। ऑनलाइन में क्लोजिंग का सिर्फ अनवीक ने बताया है, मैं गलत सही बता नहीं पाऊंगा, लेकिन क्लोजिंग का कोई नहीं बताया ऑनलाइन में। इधर फेस टू फेस में कोई बताना चाहता है क्लोजिंग वैल्यू? कोई फेस टू फेस में भी 2 ही बच्चे हैं, 3 4 5 6 7 8। ओके, मुझे लगता है कुछ टफ से शुरुआत कर दी। मेरी क्लास में फेस टू फेस में इतने ढेर सारे बच्चों में से 10 बच्चे ही बता पा रहे हैं, मतलब वाकई हमने बहुत टफ शुरुआत कर दी है। क्या ये मैं पॉइंट आपको सिंगल इंडी में नहीं बता चुका हूँ? क्या मैंने बेसिक में नहीं बताया था, फिक्स्ड सेट के बेसिक में एक दिन बताया था, फिक्स्ड सेट का बेसिक्स सिंगल इंडी के बेसिक में। और डेप्रेशन टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी प्रोवाइडेड वाला वर्ड ध्यान है। और आश्चर्य, कितनी बड़ा वंडरफुल मेरी बात है कि आप इतना इजी पॉइंट के लिए बच्चे, सिर्फ 10 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं इधर से, और इधर क्लोजिंग वैल्यू बताने वाले ऑनलाइन में कुछ बच्चे आए हैं अभी। आशुतोष, प्रिंस, 2 आए, 2 और आए, दिव्यांश, दिव्यांशी, सोनी। क्लोजिंग बैलेंस बेटा 55 तो आ ही नहीं सकता, 1,20,000 की वैल्यू 55 कैसे हो जाएगी डाउन होकर? और कुछ ना कहा जाए तो मेथड स्ट्रेट लाइन होती है या डिमिनिशिंग? अच्छा, ये एक अलग अलग कंफ्यूजन है। कुछ ना कहा जाए तो मेथड कौन सी मानते हैं बेटा, ये एक और कंफ्यूजन है। अब ये अच्छा किस थ्योरी में लिखा है ये बता दो मुझे, कोई लॉजिक, कोई रीजन, कोई थ्योरी बता दो, किसी किताब में बता दो कि क्वेश्चन लिखा जाए तो आपको डेप्रेशन की मेथड स्ट्रेट लाइन माननी है। पहली बात को इसका लॉजिक बता दो, और किसी किताब में लिखा हो तो बता दो, किसी भी बुक में लिखा हो, किसी भी बुक में आपने मुझे बता दो, और कोई लॉजिक बता दो उसका। डेप्रिसिएशन की रेट हमेशा एप्लीकेबल होती है असेट्स की बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू मतलब डब्ल्यूडीवी। तो हमेशा डब्ल्यूडीवी मेथड अज्यूम करना चाहिए, हमेशा डब्ल्यूडीवी अज्यूम करना चाहिए, क्योंकि डेप्रेशन की रेट किस पर एप्लीकेबल है? बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू मतलब डब्ल्यूडीवी। और आप हमेशा ये करते आए हो। बैलेंस शीट में वैल्यू कौन सी दी होती है बताइए? बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू होती है असेट की? रिटर्न डाउन वैल्यू। आप उसी पर डेप्रेशन लेते हो नहीं लेते हो? हमेशा सिंगल एंट्री में हमेशा डेप्रेशन किस पे लेते आए आप? बैलेंस शीट वैल्यू पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लेते आए हो, वही करना है हमेशा। कहाँ आप ले पाए स्ट्रेट लाइन पे आज तक उसमें कभी भी? सिर्फ डेप्रेशन की रेट दी होती थी और आप हमेशा उसको बैलेंस शीट वैल्यू पे ले आया करते थे। तो चलिए, ये फिक्स्ड सेट कब खरीदी गई? 1 अप्रैल 2018 को। कितने में? अच्छा, ये है फिक्स्ड सेट एट कॉस्ट। तो ये भी किस पर है? ये भी किस पर है बोलो? एट कॉस्ट, मतलब इसमें डेप्रेशन लगा हुआ ना, 80 में लगा है ना 120 में लगा है। तो इस 120 में कितनी फिक्स्ड असेट पुरानी वाली है? 120 में, इस 120 में कितनी असेट पुरानी वाली है? बेटा ये असेट मान लो जो है, ये है असेट ए असेट मान लो इसको, ए असेट। यदि ये ए असेट है तो ये वाली ए प्लस बी है, ओल्ड प्लस न्यू है। तो इस 120 में कितनी ओल्ड असेट शामिल है? ए वाली। अच्छा, इस पर डेप्रेशन लगा 2018-19 का 8,000, इसकी डब्ल्यूडीवी बची 31 मार्च 2019 को 72,000। ये तो सभी का आ गया।
अब आया एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है बेटा। इस दिन हमको फिर से निकालनी है रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है भाई, निकालेंगे। इसमें इसमें ओल्ड असेट 1 अप्रैल 2020 को, सॉरी 19 को, ओल्ड असेट 72 की थी। ये जो 72 WDV है 2018-19 की, 19-20 में ये ओपनिंग वैल्यू हुई। अच्छा, इसमें एडिशन कितने का हुआ? एड एडिशन, बताओ नई सेट कितने की खरीदी गई? बी वाली। कुल असेट 120 की है, उसमें से 80 की ओल्ड वाली है, तो नई कितने की खरीदी गई? 40,000 की। इसमें किसी को डाउट है? अब डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 72,000 का लगेगा 7,200, और 40,000 पे लगेगा 4,000, तो WDV क्या आई? क्या पॉइंट हम सिंगुलरिटी में नहीं पढ़ चुके कभी? सिंगुलरिटी में मैंने बेसिक में पॉइंट पढ़ाया था आपको, नहीं आया? सिंगुलरिटी में बेसिक में आप बेसिक सिंगुलरिटी की बेसिक खोल के देखो, शायद फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग बताएगी कि नहीं बताई मैंने आपको। कोई डेप्रेशन टू बी प्रोवाइडेड है ना, डेप्रेशन चार्ज्ड और टू बी प्रोवाइडेड। जो आप बोलो, मुझे क्या पता टोटल आप कर रहे हो 1 लाख, जो भी आप बोलोगे। 1,08,000, हाँ। इधर भी कोई 1,08,000 लिख रहा है, कोई 1,08,800 लिख रहा है। ये टफ था, ये टफ था। तो मैं और एग्जांपल लेता हूँ। चलिए एक और एग्जांपल। जब बच्चे को कहीं जॉब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो टफ था। तो मैं और एग्जांपल लेता हूँ। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, फिक्स्ड असेट एट कॉस्ट। मैं ICI के लेवल पे जो क्वेश्चन नहीं है, इस पर उस पॉइंट पर जा रहा हूँ, और मुझे लगेगा कि ये कंफर्टेबल नहीं है तो मैं इसको छोड़ भी दूंगा, ड्रॉप भी कर दूंगा। जब लगेगा कि आपसे नहीं बन रहा है तो हम ये लेवल नहीं करेंगे, क्योंकि मॉड्यूल में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं है। तो मैं इसको जल्दी से ड्रॉप कर दूंगा। यदि आपको बहुत अनकंफर्टेबल रहे तो शायद ये हमारा लेवल हाई चले जाएगा, तो मैं छोड़ दूंगा इसको। स्टार्टेड, स्टार्टेड के पहले क्या लिखा हुआ है? एक बच्चा पूछ रहा था स्टार्टेड के पहले क्या लिखा हुआ है। हाँ, उसको नहीं दिख रहा है। शांग को क्यों नहीं दिख रहा बेटा? मजाक कर रहे हो मुझसे? बिजनेस स्टार्टेड। टाइम की बजाय आपको बेटा क्वेश्चन करने में ध्यान देना चाहिए था, बच्चों ने आंसर निकाल दिया।
मेन तो क्लोजिंग है। ओपनिंग तो बेटा बहुत आसान मत बताओ, ओपनिंग मुझे तो बस क्लोजिंग बता दो। कुछ बच्चों का आ रहा है 53,200, कुछ का आ रहा है 52,200, कुछ का आ रहा है 56,200। 52,200 ज़्यादा का आ रहा है। वर्किंग नोट यहाँ बना रहे हैं, वर्किंग नोट फिक्स्ड असेट परचेज इन 2019-20। बताओ 19-20 में फिक्स्ड असेट कितनी खरीदी गई थी? अच्छा ये फिक्स्ड असेट क्या दी है? एट कॉस्ट। एट कॉस्ट दी है मतलब डेप्रेशन अभी ना 50 पे लगा है ना 63 पे लगा है, ठीक है। अच्छा ये फिक्स्ड असेट, अच्छा ये 31 मार्च 19 पहला साल है या तीसरा चौथा? ये 31 मार्च 19 जो है ये पहला ही साल है, क्योंकि बिजनेस 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ है, तो 18-19 मतलब ये पहला साल हुआ, ये पहला साल हुआ, 18-19 पहला ही साल है। तो ये जो असेट है 50 शेयर की असेट खरीदी गई थी 2018-19 में, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ 18-19 में, तो ये फिक्स्ड असेट भी बिजनेस के लिए 18-19 में खरीद ली गई होगी। और यदि ये ए असेट है तो यहाँ पर ए प्लस बी असेट है, इसमें 50,000 तो यहाँ पर फिक्स्ड असेट एट कॉस्ट 31 मार्च 2020 में है 63,000। इसमें से फिक्स्ड असेट एट कॉस्ट ओल्ड विच वॉज परचेज्ड इन 2018-19 वो 50 की है, मतलब 13,000 की असेट 2019-20 में खरीदी गई, मतलब पिछले पहले साल असेट खरीदी गई थी 50,000, दूसरे साल खरीदी गई 13,000। क्या ये भी समझ में नहीं आया? तो मुझे वाकई अपने बारे में तरीके में सोचना पड़ेगा कि मैं और क्या करूं, कुछ और तरीका सोचो समझाने का। मेरे पास बहुत तरीके और इजी करके ये करके वो करके बोलो। 13,000 की असेट खरीदी गई, समझ में आया क्या? ठीक है। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 से शुरुआत करें, यहाँ सेट 50 की थी, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10% से 5,000। ये 2018-19 के लिए डेप्रिसिएशन है, तो ये 31 मार्च 2019 को WDV आ गई 45,000। अच्छा अब 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग WDV है 45। अच्छा 2019-20 में परचेज 13,000। अब डेप्रिसिएशन एट द 10% ऑन कॉस्ट फॉर द ईयर 2019-20। जो ओपनिंग है, ओपनिंग असेट और न्यू असेट, न्यू असेट तो 13,000 की है, उस पर 10% से लगेगा 1,300। लेकिन जो ओपनिंग वाली असेट्स है इसकी कॉस्ट है 50,000, इस पर 10% से लगेगा डिप्रेशन 5,000। बेटा मैंने लिखा था डिप्रेशन की रेट 10% ऑन कॉस्ट बोला था, 10% ऑन कॉस्ट बोला था, इसलिए किस पे लगेगा? कॉस्ट पे लगेगा। मैंने 10% नहीं बोला था, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 10% था, तो वहाँ 10% WDV पे लगा था, बुक वैल्यू पे लगा था, पर यहाँ 10% ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट पे लगेगा। तो अगले साल डिप्रेशन 45 पे लगेगा या 50 पे लगेगा? 45 तो WDV है और उसकी कॉस्ट तो 50 है, तो 50 पे लगेगा ना। क्या बचा WDV अब? तो WDV 31 मार्च 2020 को क्या बची? 51,700।
अब देखिए बेटा, आपको ये रियलाइज होना चाहिए बस कि हमारा बेसिक कहीं ना कहीं वीकनेस है, और बेसिक सीखने की इच्छा होना चाहिए कि सर बेसिक भी जरूरी है हमारे लिए। आपने खुद ने रियलाइज किया होगा कि आप कितने कच्चे हैं बेसिक में अभी थोड़े से। तो सिंपल, ये क्या टफ पॉइंट है बताओ आप? क्या अब ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बहुत टफ है? क्या ये इंटरमीडिएट लेवल है? किसी हाल में ये इंटरमीडिएट लेवल नहीं है बेटा, ये फाउंडेशन लेवल ही है, 12th लेवल ही है। और कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे कोई ये दिक्कत नहीं कि आपका या आपसे गलत हुआ, दिक्कत बस ये होती है कि बच्चों को लगता है यार ये बेसिक क्यों करवाने सर, मतलब इतना इजी की जरूरत क्या, जबकि वो भी आपको आता नहीं है, तो जरूरत है इसकी सबकी। और देखिए सभी का कुछ अलग जाना था पहले तो, जब मैंने 10% ऑन कॉस्ट बोला है तो आप डब्ल्यू कैसे ले सकते हो? अब बोलो और प्रैक्टिस चाहिए? नहीं, क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? बस हो गया, आज पजल हो गया इसलिए, दिमाग थक गया इसलिए, हार मान ली इसलिए, आज अपनों को पता पड़ गया कि हमारा बेसिक कितना वीक है इसलिए, हम थोड़े डिप्रेशन में आ गए इसलिए, हम अपने आप को थोड़ा सा ऑफ फील कर रहे हैं इसलिए। हाँ, बस तो आपको कहने का हक तब होता है जब आपने सही कर दिया हो कि सर मैंने सही किया, अब जरूरत क्या है? आप आप तो बोल रहे कि हाँ फिर करवा दो, पर बाकी सबका बोल रहा हूँ कि बस क्यों? क्योंकि हमसे नहीं हुआ, आप बोले वापस शर्मिंदगी कब तक झेलोगे सर? चलो और प्रैक्टिस कराऊंगा, पर अभी कुछ बच्चों को इरिटेटिंग हो जाएगा सर, बार बार शर्मिंदगी से एहसास मत कराओ हमें। तो बेटा चलो, अब थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमें भी कुछ आता है उसके लिए। टॉक, ये एग्जांपल है, टॉक एट सेल्स प्राइस, टॉक एट सेल प्राइस और जीपी रेट। फाइंड आउट टॉक एट कॉस्ट। करवाऊंगा बेटा, कल और करवाऊंगा। जीपी यदि 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन सेल होता है, 1/5 मतलब 12,000। अब थोड़ा कंफर्टेबल, थोड़ी शांति राहत महसूस हुई, हमें कैलकुलेशन आती है, हम वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। लिख दिया, हो गया। आगे बढ़ूं? एग्जाम्पल,
स्टॉक 31 मार्च 2020 का बेटा 72,000 है ना. Goods sold at 20,000 at a GP rate of 20%, dated 28 March 2020, not delivered till 31 March. 28 मार्च को माल बेचा गया 20,000 का, लेकिन वो 31 मार्च तक डिलीवर नहीं हुआ था. इस पर जीपी रेट 20% की है. हमें स्टॉक निकालना है फॉर बैलेंस शीट पर्पस. हाँ, लवी जैन का आंसर करेक्ट है. लवी जैन का सही दिख रहा है इसमें, तो फिर परी का भी सही दिख रहा है, और श्रेया जैन का भी सही दिख रहा है, आर्यन का भी सही दिख रहा है. कितना है? 56,000. और बच्चों के आंसर क्यों आ रहे हैं? 96 आ रहा है, 80 भी आ रहा है, 87 भी आ रहा है, 88 भी आ रहा है. ढेर सारे बेटा. ये स्टॉक है 31 मार्च 2020 का. 31 मार्च 2020. इस 31 मार्च 2020 के 3 दिन पहले 28 तारीख को 28, 29, 30, 31, 4 दिन पहले 20,000 की सेल प्राइस का गुड्स बेचा गया था. क्या ये भी टफ पॉइंट है? बड़ा ये टफ नहीं है. 20,000 का माल बेचा गया था, पर वो 31 मार्च तक डिलीवर नहीं हुआ था, उसकी डिलीवरी नहीं हुई थी. इसका मतलब वो दुकान में, शॉप में, गोडाउन में रखा रह गया था. यदि शॉप में, गोडाउन में 31 मार्च को वो मौजूद था, तो फिजिकल काउंटिंग करके जब स्टॉक निकाला गया होगा, तब वो स्टॉक काउंटिंग में भी आ गया होगा. हाँ, ये मेरी भूल मान सकता हूँ कि मैंने आपको स्टॉक के बारे में बताया नहीं कि स्टॉक निकाला कैसे जाता है. अब मैंने सोचा कि शायद इतने बेसिक में ना जाऊँ मैं, और शायद ये मेरी गलती है, क्योंकि स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रैक्टिकली ये मैंने आपको कभी बताया नहीं. जनरली कैसे होता है, आप प्रैक्टिकली किसी भी इंडस्ट्री में पता करो, किसी भी दुकान में पता करो, प्रैक्टिकली एक ही तरीका है. आप जो तरीका बताते हो ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सीओजी इज इक्वल टू क्लोजिंग, वो सिर्फ बुकिश वे है. हाँ, एक होता है स्टॉक रजिस्टर, वो भी कम फॉलो होता है. मैक्सिमम केसेस में स्टॉक गिनकर पता करते हैं, फिजिकल काउंटिंग. हर इंडस्ट्री में 31 मार्च को फिजिकल काउंटिंग जरूर होती है कि हमारे गोडाउन में, दुकान में कितना स्टॉक रखा हुआ है. फिजिकल काउंटिंग से स्टॉक पता किया जाता है. अब आपको एग्जाम में कुछ भी ना कहा जाओ, तब भी ये मान के चलना चाहिए कि स्टॉक वाज टेकन ऑन, क्लोजिंग स्टॉक वाज कैलकुलेटेड बाय फिजिकल काउंटिंग. गिनकर पता करते हैं स्टॉक, और कई दुकान में तो गिन के पता ही करना पड़ता है. जैसे किराने की दुकान का स्टॉक पता करना है 31 मार्च को, कैसे करोगे बताओ? क्या किराने की दुकान में इन्वेंट्री रजिस्टर होता है? हल्दी 20-50 ग्राम भी बिकती है, क्या वो लिखता है कि 50 ग्राम हल्दी बिक गई तो रजिस्टर में तुरंत बाहर कर ले? और उसके यहाँ सैकड़ों हजारों आइटम होते हैं. क्या वो आइटम वाइज इन्वेंट्री मेंटेन करता है रजिस्टर में? नहीं करता. एक दुकानदार जो कपड़ा बेचता है, क्लॉथ बेचता है, उसका मीटर में कपड़ा बिकते जाता है. अभी तो खैर दुकानें कम हो गई, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप ज़्यादा है. पहले हमारे ज़माने में तो कपड़े सिलवाने पड़ते थे, दुकानों पे कपड़ा मिलता था, थान के थान उसमें कटवाते थे, 1 मीटर 2 मीटर. ध्यान होगा आपको, पुराना जमाना नहीं याद है तो बेटा वो दुकानें आज भी है कपड़ा मार्केट में. बेटा वो स्टॉक कैसे काउंट करेंगे? गिनकर. इवन इंडस्ट्री में भी स्टॉक गिनकर पता किया जाता है. तो 31 मार्च 2020 को जब स्टॉक गिनकर पता किया गया होगा, तो जो माल बिक गया पर डिलीवर नहीं हुआ था, वो भी काउंटिंग में आ गया होगा, जबकि वो हमारा स्टॉक नहीं है. तो हमें उसको स्टॉक में से लेस करना होगा. तो आंसर 72 लेस गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड. 20,000 लेस जीपी 20%, क्योंकि वो स्टॉक में जुड़ा होगा कॉस्ट प्राइस पर. 20,000 उसकी सेल प्राइस है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? उसकी कॉस्ट प्राइस है 16,000. 16,000 घटा दो, क्योंकि वो 16 पे जुड़ा है, तो स्टॉक एट कॉस्ट कितना आ गया?
56,000 स्टॉक एट कॉस्ट, या स्टॉक ऑनरशिप में है। तो 72 के स्टॉक में 16 का स्टॉक हमारा नहीं किसी और का है, वो तो बिक चुका, और 56 का स्टॉक हमारा है, तो बैलेंस शीट पर्पस के लिए स्टॉक 56 आएगा। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर नहीं चल रहा है, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? अच्छा आपने तो पढ़ा, वो पढ़ा भी नहीं अभी। ये लॉस, हाँ बोलिए। बेटा हमारी बात शायद काफी बार हो चुकी है कि जीपी रेट के बारे में कुछ ना किया जाए तो जीपी रेट, और मैंने इसके लिए लॉजिक भी दिया था कि जीपी रेट कैसे निकाली जाती है। मामला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल से ही जीपी रेट निकलती है, इसलिए हमेशा कुछ ना कहा तो जीपी रेट सेल पे ही होती है, मैंने आपको लॉजिक भी बताया था। ट्रेडिंग बना के करने की जरूरत क्या है इसमें, ट्रेडिंग की जरूरत ही क्या है, क्या बनेगा ट्रेडिंग में बेटा? सिर्फ 72,000 का स्टॉक है, इस स्टॉक में एक स्टॉक वो भी शामिल हो गया जो हम डिलीवर करने से रह गए, बाकी वो जिसको हम बेच चुके पर वो हम डिलीवरी नहीं की, इसलिए वो स्टॉक में शामिल हो गया गलती से काउंटिंग में, इसलिए उसको लेस करना होगा। ठीक है, टाइम कितना था हमारा आज? 9:45 तक था बस। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।